एज ए एसएमई जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज होते हैं या छोटे बिजनेसमैन हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या वो आईटी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? मेंटरशिप्स नहीं होंगी एसएमईज को एस्टेब्लिश करने के लिए, तो इसका मतलब है कि आप फ्यूचर में नए जाइंट्स नहीं देख सकते हैं। जो आप पिच कर रहे होते हैं वो पिच आपकी 2-3 पेजेस से ऊपर नहीं जाती है। तो एक बच्चे को जिसकी एक अच्छी फ्लुएंसी इंग्लिश में नहीं भी है ना, उसको वो स्क्रिप्ट के ऊपर अपने आप को फ्लुएंट करना होता है। मेरा ख्याल है कि सीखने के साथ पे लेना ये डिफरेंट स्टोरी है ना। लर्न एंड अर्न। हाँ, लर्न एंड अर्न, एग्जैक्टली। इंग्लिश भी एक मिथ है कि अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती होगी, इंग्लिश अच्छी आना इज 15 दिन का काम है। हाँ, 15 से 20 दिन में आपको कॉल सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी इंग्लिश आपको आ जाती है। थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज हैं जो बैठे छोटे बिजनेसेस के लिए वर्डप्रेस की वेबसाइट्स बना रहे हैं। उन्हीं में वहीं से वो लीड जनरेट करते हैं, वहीं पे वो सेल्स क्लोज करते हैं, वही जो है वो फिर बाद में काम जो है वो बैक ऑफिस को दे देते हैं कि जी आपने क्लाइंट के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है। मुझे ना फ्रीलांसिंग से कोई इतराज़ नहीं, मैं फ्रीलांसिंग के हक में हूँ, लेकिन फ्रीलांसिंग के भी कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। आप डे 1 पे फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। आपने अगर बिजनेस करना है तो आपको बिजनेस आना भी चाहिए, करना आना भी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वलीद, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अदील आप सुनाए कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू पाक फैक्टर पॉडकास्ट। और इस आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में आईटी रेवोल्यूशन का बड़ा बूम है आजकल, बहुत गॉसिप्स चल रही हैं। तो कैसे एज अ नोवाइस या एक एसएमई एंटरप्रेन्योर आईटी बिजनेस को कैसे स्टार्टअप किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क की जो प्राइमरीली तरक्की है वो जब तक एसएमईज़ या छोटे बिजनेस फ्रो नहीं पाते तब तक जो बड़ा प्लेयर है मार्केट में वो भी ग्रो नहीं कर पाता। और बड़े जो प्लेयर्स हैं उनके पास और बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं बिज़नेस को फंड करने के लिए, बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन एज ए एसएमई जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज होते हैं या छोटे बिजनेसमैन हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या वो आईटी का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्या ऐसे चैलेंजेस हैं या किस तरह उनको स्टेप बाय स्टेप हम गाइड कर सकते हैं कि वो इस बिज़नेस में आएँ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जो जाइंट्स थे वो कभी कभी एसएमई थे। तो आज अगर एसएमई इस्टेब्लिश नहीं होंगे तो इसका मतलब है फ्यूचर जाइंट्स आप इस्टेब्लिश नहीं कर रहे। तो आज अगर हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और हमें अगर मेंटरशिप्स नहीं होंगी एसएमईज को एस्टेब्लिश करने के लिए, तो इसका मतलब है कि आप फ्यूचर में नए जाइंट्स नहीं देख सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हम क्योंकि ऑलरेडी इस बिज़नेस में हैं और ये हमारी एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दिए से दिए को जलाएं। हम सही कह रहे हैं। और लोगों को मेंटोर करें कि वो कैसे इस बिज़नेस में आ सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि रिस्क बन जाना बल्ला है और इतनी दुनिया और इतना वैक्यूम स्पेस अवेलेबल है कि इसमें और जितने मर्जी पाकिस्तानी जंप इन करें हम फिर भी उस वैक्यूम को कवर नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा मुकाबला आपस में नहीं है, हमारा मुकाबला हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, फ़िलीपींस है, इनके साथ है। यहाँ पे अगर आप स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखें तो वो लोग हमसे कई डिकेड्स आगे हैं। ऑल्दो हमने लेट स्टार्ट किया पाकिस्तान में, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट्स को और हमारे जो बिजनेसमैन हैं या लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनको इस चीज़ का इदराक हो रहा है कि किस तरह ये एक बड़ा लक्रेटिव बिज़नेस है। और ना सिर्फ लक्रेटिव बिज़नेस है बल्कि पाकिस्तान में रहते हुए आप ज़र मुबादला कमा सकते हैं। आप पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ पाकिस्तान की ग्रोथ में भी जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये बात आपने बिल्कुल सही की कि हम डेकेड्स पीछे हैं अपने नेबरिंग कंट्री से। इसकी शायद वजह ये है कि हमारी गवर्नमेंट को बहुत लेट ख्याल आया कि यहाँ से जो रेवेन्यू आप कमा सकते थे वो बाकी इंडस्ट्रीज़ से बहुत ज़्यादा था। आपने बात की कि वैक्यूम है, वैक्यूम बहुत बड़ा वैक्यूम है, क्योंकि हमारा कंपटीशन आप सही कह रहे हैं कि हमारे अपने साथ तो है ही नहीं। हम एक एसएमई हो 100 एसएमईज हो तो भी आप वैक्यूम कवर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप इंडिया को देख लें तो हम शायद इंडिया में परसेंटेज अगर आप देखें तो शायद हम 10% भी प्ले ना कर रहे हो इस मार्केट में जो इंडिया प्ले कर रहा है। तो हमें अब भी ये चाहिए, अब देर आए दुरुस्त आए, हमें चाहिए कि हम एसएमईज को मेंटोर करें। हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आए कि एसएमईज को इस्टेब्लिश करने में और अच्छा अपने ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने में फैसिलिटेट करें और हम लोग ग्रो कर सकें। और हम ये नहीं कहते कि हम फ़ौरन से हम
नंबर वन पे तो नहीं आ सकेंगे, बट इट विल टेक अस एटलीस्ट, इट वुड बी अ 10 ईयर जर्नी। हमारी एटलीस्ट हमारी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। तो जे अगर हमारी डायरेक्शन आज सही हो जाती है तो हम आज 2024 है, 2035 में हम देख रहे हैं कि हम दुनिया के नक्शे पे एटलीस्ट उस टॉप 1 और 2 मुल्कों में होंगे जो आईटी एक्सपोर्ट से रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे है। और मैं समझता हूँ कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, लेकिन ये कि एज ए नेशनल पॉलिसी गवर्नमेंट्स, जितनी भी गवर्नमेंट्स आ रही हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स, उनको इस चीज़ का इदराक है कि अगर पाकिस्तान को कोई बेल आउट कर सकता है वो आईटी इंडस्ट्री है। क्योंकि अगर बेनिफिट्स की बात की जाए, आईटी इंडस्ट्री एक ऐसी है, चाहे वो फ्रीलांसर्स ही क्यों ना हो, क्योंकि एक फ्रीलांसर ग्रो करके स्टेप इनटू शू ऑफ एंटरप्रेन्योर, लेकिन ये कि वो कोई कार्बन प्रिंट नहीं बना रहा, घर में बैठा हुआ है, वो अपनी सेहत ख़राब करी जाता है, लेकिन एक घर में एक कमरे में बैठा हुआ है, ज़र मुबादला कमा रहा है। बिल्कुल सही है। और ऑन एन एवरेज 3-4 हज़ार डॉलर बना लेना उसके लिए बड़ी इजी बात है, अगर वो एक स्पेसिफिक, अगर वो सिग्निफिकेंट टाइम स्पेंड कर रहा है और डेडिकेशन से लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। तो वो इतने पैसे मतलब आराम से बना सकता है, जो कि किसी भी लोकल अगर कहीं बाहर कन्वेंशनल जॉब करता है उससे कहीं ज़्यादा। और अभी पिछले कुछ अरसे से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग के ऊपर बहुत सारे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर से लोग निकल के आए हैं जिन्होंने इसकी मेंटरशिप की है, फ्रीलांसिंग का सिखाया है, और जो यंग बच्चे हैं उनको मतलब ट्रेन किया है। तो दैट मीन्स कि कैपेसिटी, ऑल्दो अभी भी मतलब बहुत वैक्यूम है, अभी भी हमें कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत ज़रूरत है। हमारे वो मसल्स उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि वो छोटे बिजनेसेस को या बड़े जाइंट्स की उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो मैन पावर उनको रिक्वायर्ड है टेक्निकल, उसको पूरा कर सकें। लेकिन फिर भी मतलब मार्केट में अब आपको टेक्निकल रिसोर्स मिलना शुरू हो रहा है। तो ये जो भी पॉलिसीज़ होती हैं ये बड़ी मतलब दूरदर्श होती हैं, ये इसका इम्पैक्ट फ़ौरन ही नहीं आने लगता, इसमें टाइम लगता है। तो जो 2017-18 में जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की गई उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स, जो उसका जो इम्पैक्ट है वो अब आ रहा है। और जो अब पॉलिसीज़ 2022-23 से जो शुरू हैं और इनका इम्पैक्ट जो है वो अगले 4-5 सालों में हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो वो सही कह रहे हैं, हम वो डिकेड्स का फासला इतनी जल्दी तय तो नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इंडिया अगर 80s से इस बिज़नेस में है तो हमें हार्डली इट विल टेक लाइक 5 to 10 ईयर्स, अगर हम डेडिकेशन के साथ काम करते रहें और पॉलिसीज़ जो हैं, जो इम्प्लीमेंटेड पॉलिसीज़ जो हैं वो स्टेबल रहें, तो हम आराम से, ये उम्मीद है कि 10 साल के अंदर अंदर ये फासला और कुछ नहीं, उनको एट पार मतलब उनको मीट ज़रूर कर सकेंगे सही है एज़ कम्पेयर टू देयर पॉपुलेशन। अगर उनकी पॉपुलेशन का हिसाब लगाएं तो मतलब 1.25 अरब की आबादी है, और अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें तो हमारे एक सेमेस्टर में जो आईटी रिसोर्स प्रोड्यूस करती हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ वो कोई 24-25 हज़ार हैं, और उनका 8.5 लाख बच्चा जो है वो निकल के मार्केट में आता है। अच्छा, उन 8.5 लाख बच्चे में जो है वो 24-25 हज़ार तो टॉप क्रीम होगी ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑल्दो पाकिस्तान में जो तालीम का म्यार है वो कहीं ज़्यादा बेहतर है इंडिया से, लेकिन इंडिया के चंद जो आईटी इंस्टीट्यूट्स हैं वो दुनिया में मतलब दुनिया वर्ल्ड रैंकिंग में रिकग्नाइज किए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे वहाँ वर्ल्ड रैंकिंग में तो नहीं है, लेकिन हमारा जो एक छोटा कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई कॉलेज है जो कि इस तरह की टेक्निकल स्किल्स फराहम कर रहा है, वो भी एक सिग्निफिकेंट अपना मार्क छोड़ रहा है। दैट मीन्स कि वो बिल्कुल ही कोई नो वॉइस या एक फ्रेशर बच्चा मार्केट में नहीं लेके आ रहा। वो एटलीस्ट इतने ज़रूर होते हैं कि वो सीट पे बैठ के अगर उनको थोड़ा सा पॉलिश किया जाए तो वो हमारे काम आ सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो हम आज ये डिस्कस करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या होनी चाहिए, लेट्स से बिल्कुल एक ले मैन के लिए, एक नए लोकल इन्वेस्टर के लिए जिसकी जेब में इतने पैसे भी नहीं है कि वो इन्वेस्ट करे और कोई इंटरनेशनल फंडिंग का सोचे, वो किस तरह इस बिज़नेस में आ सकता है। और वो मतलब अगर मैंने लेट्स से मैं कैसा बंदा हूँ, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या फर्स्ट स्टेप होगा जो मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे इस बिज़नेस में जंप इन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी हम उस पर अभी आते हैं। आपने बात की गवर्नमेंट पॉलिसी से बात की। अच्छा, मैं मज़े की बात बताता हूँ कि हम गवर्नमेंट पिछले कई सालों से ना इसको एनकरेज कर रही है आईटी इंडस्ट्री को। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपका ताल्लुक भी ट्रेडिंग से रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रहा है। हम लोग, हमारे भी बिजनेस हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ गारमेंट साइड के ऊपर कि हम गारमेंट यूरोप में, दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, चाइना से इंपोर्ट भी हमारी होती है। हम आईटी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम दोनों में बड़ा क्लियर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का इन्फ्लुएंस दोनों ट्रेड्स में बड़ा क्लियर नज़र आता है हम लोगों को। आईटी एक्सपोर्ट में हमें जो रेमिटेंस मिलती है टैक्स फ्री होती है। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना, गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है।
गारमेंट एक्सपोर्ट में जो रेमिटेंस आती है वो बिल्कुल टैक्स फ्री नहीं होती है, उस पर ड्यूटीज़ लग रही होती है और हैवी ड्यूटीज़ लग रही होती हैं। इसी तरह मुझे यकीन है कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में भी ये मसले आते होंगे। तो जो आसानी गवर्नमेंट ने आईटी एक्सपोर्ट में इस वक्त पिछले कई सालों से क्रिएट की हुई है, वो इस बात की क्लियर इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट ये बात जान चुकी है कि जो रेवेन्यू और फॉरेन रिजर्व्स यहाँ से आएंगे वो कहीं और से नहीं आ सकते। एग्जैक्टली 2000 जून 2025 तक तो हम टैक्स हॉलीडे पे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल 2025 तक तो जीरो रेटेड इंडस्ट्री है, जीरो रेटेड इनकम टैक्स है, जो कि बहुत बड़ी बात है कि अगर आप इतनी लंबी टैक्स हॉलीडे एंजॉय कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू हैव अ एम्पल स्पेस टू ग्रो। आप एक्सपैंड करना चाहें तो आप मैसिव एक्सपेंशन में जा सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि हम लोग, हमारा पैसा बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है, टैक्स एग्जम्पशन है, कोई टैक्स उसके ऊपर नहीं है। मतलब जो लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता नहीं है, जब हमारे वो टैक्स रिटर्न्स देखते हैं ना, वो हैरान रह जाते हैं कि इतना पैसा और वाइट मनी, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली सारा पैसा बैंक टू बैंक आ रहा है, किसी भी और ट्रेड में ऐसा होता नहीं है, और अगर होते तो आपको हैवी ड्यूटीज़ पे करनी पड़ रही होती हैं। तो जो मार्जिन यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर हैं और टैक्स एग्जम्पशंस यहाँ पे हैं और जितनी आसानी इस इंडस्ट्री के अंदर है, लोगों को भी अवेयरनेस शायद इतनी नहीं हुई है जितनी बाईस आना फ्यूचर में आना स्टार्ट होगी। जो ये हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, टेक इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो उन्होंने अब मेंटरशिप्स देनी स्टार्ट कर दी हैं ताकि फ्रीलांसर्स, एसएमईज स्टैब्लिश हो सकें। और मेरा ख्याल है, मैं देखता हूँ कि कलेक्टिव एफर्ट चल रही है नेशन वाइड मुल्क को ग्रो करने के लिए। मैं कुछ बड़े बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट्स को और टेक फर्म्स को जानता हूँ जो अब इंडिविजुअल लेवल पे काम सिखाते हैं, सिर्फ इसलिए सिखाते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि कलेक्टिव एफर्ट्स हो रही हैं कि ना सिर्फ उन कंपनीज ग्रो करें, इंडिविजुअल भी ग्रो करना चाहिए, और एज अ कलेक्टिव, इस कलेक्टिव एफर्ट्स के नतीजे में पूरा मुल्क ग्रो करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। और मेरा ख्याल है कि ये शायद बिजनेस के रूल्स में से है कि जहाँ एक मार्केट बन जाती है तो वहाँ कस्टमर्स का फ्लो बढ़ जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे किसी ज़माने में ना इंडस्ट्री लगा करती थी, वहाँ में ना सेठ कल्चर हुआ करता था। जो इंडस्ट्रियलिस्ट कहता था कि मेरी इंडस्ट्री लगी, किसी और की इंडस्ट्री लगनी नहीं चाहिए। हाँ। उसकी ये सोच हुआ करती थी। वो सोच अब ख़त्म हो गई है। अब इतनी अवेयरनेस आ गई है क्योंकि पाकिस्तान ने हम इतने महरूमियों का शिकार रहे हैं कि मुझे लगता है कि कौम के अंदर ना ये सोच आ गई है। जो लोग एटलीस्ट टेक इंडस्ट्री में आगे निकले हैं ना, और उनका एक्सपोजर हुआ है क्योंकि वो बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं ना, उनका एक्सपोजर होता है। तो मुझे लगता है कि एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एक्सपोजर, उनकी सोच, जो नई जनरेशन आ रही है, उसकी सोच बड़ी पॉजिटिव हो चुकी है। वो ये नहीं कहता कि मेरी कंपनी है तो दूसरी कंपनी खड़ी नहीं होनी चाहिए। उसका अंदाज़ा हो गया कि इतना बड़ा वैक्यूम है कि मेरी तरह की 100 कंपनीज भी खड़ी हो जाएंगी ना, तो मेरा रिस्क फिर भी कम नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए हमारी आपकी भी, हम लोग एफर्ट्स करते रहते हैं काम सिखाने के मामले में। आओ हमसे काम सीखो, जितना हम लोगों को आता है हमसे उतना सीखो, और हम भी कंटिन्यूस लर्निंग के प्रोसेस के अंदर हैं ताकि हम भी सीखें और अगले लोगों को सिखाते रहें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, और सिखाने के मामला में अगर देखें ना, ये एक नेचुरल फ्लो है। जैसे गुजरात में पंखे की फैक्ट्री लगी, वजीराबाद में चाकू छुरियाँ बनती हैं, सियालकोट में स्पोर्ट्स का सामान है, तो ये कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा ना। और कोई एक बड़ा फैक्ट्री लगी होगी, उसने बाकी दूसरे लोगों को सिखाया, वहाँ पे जो काम कर रहे थे, जो सुपरवाइजर्स थे, उन्होंने काम सीखा, उन्होंने अपने अपने बिजनेसेस बनाए। इसी तरह अगर पाकिस्तान में हम आईटी का इकोसिस्टम देखें ना, तो मुख्तलिफ फील्ड्स जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों ने संभाली हुई हैं। जैसे अगर हम लीड जनरेशन पे बात करें, ओवरऑल एक तो आईटी की जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है वो तो है ही है ओवरऑल, लेकिन आईटी अलाइड सर्विसेज ऐसी हैं जिसमें आपको नॉन टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो भी चल जाते हैं। तो नॉन टेक्निकल स्किल्स में पाकिस्तान का एक एडिड बेनिफिट ये है कि यहाँ पे इंग्लिश जो है वो वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है। एक तरह से हमारी सेकंड लैंग्वेज जो हम इवन दफातर में इस्तेमाल करते हैं या गवर्नमेंट लेवल पे यूज़ करते हैं, जो हमारे जुडिशरी यूज़ करती है, वो इंग्लिश है। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा स्केल मौजूद है, लोगों का एक बहुत बड़ा पूल मौजूद है जो कि इंग्लिश समझ सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है। तो आईटी अलाइड सर्विसेज आ जाती हैं ऐसी जिसमें अगर आपकी सिर्फ इंग्लिश ही बेहतर है तो आप मतलब यू कैन टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस इंडस्ट्री। तो अब जैसे इस्लामाबाद पिंडी है, ये मोस्टली मैंने देखा है कि यहाँ पे लीड जनरेशन की बहुत बड़ी कंपनीज बैठी हुई हैं और मैसिव स्केल पे काम कर रही हैं। 400-500 हेड काउंट्स हैं उनके पास, और उनका काम क्या है कि लेट्स से बाहर आपका एक बिजनेस है, एक रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो वो आपके लिए क्लाइंट्स ढूंढ के देंगे, आपको आपकी जो उनसे अपॉइंटमेंट सेट करवा के आपको देंगे। आप एक सोलर कंपनी हैं
तो वो ऐसे आपके लिए प्रॉस्पेक्ट तलाश करके देंगे जो सोलर लगवाना चाह रहे हैं, उनसे इनिशियल क्वेश्चंस पूछ के आपके साथ एक फाइनल मीटिंग करवा के देंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप उस मीटिंग में जाएं तो सिर्फ डिस्कस करें कि आपने सोलर कौन सा लगवाना है, बिल्कुल ना इसके कि आप लगवा लें सोलर के क्या बेनिफिट्स हैं या ये आप ये घर खरीद लें इस प्रॉपर्टी के क्या बेनिफिट्स हैं। तो वो जो शुरू का जो डंकी वर्क है वो ये कर चुके होते हैं। बल्कि मैं जानता हूँ, कुछ कंपनीज को जानता हूँ, 500 से 1000 हेडकाउंट्स हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं। बिल्कुल लीड जनरेशन है, इंश्योरेंस तमाम डेटा कलेक्ट करते हैं और अमेरिका में कंपनीज को पास ओवर कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे है। अब ये एक ऐसी ट्रेड है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कोई हाई टेक जो है वो रिसोर्स नहीं चाहिए। कोई भी बच्चा जिसकी अच्छी इंग्लिश है, चाहे वो मैट्रिक पास है या इवन के डिग्री उसके पास कोई है या नहीं है, लेकिन अगर वो इंग्लिश बोल सकता है और मज़ीद उसको थोड़ा सा ट्रेन करके आप इस काम पे बिठा देते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इंग्लिश भी मैटर करती है। यकीन करें कि आपकी ना स्क्रिप्टेड इंग्लिश होती है, क्योंकि आपने जो आप पिच कर रहे होते हैं, चाहे वो सेल के लिए हो चाहे वो लीड जनरेशन के लिए हो, जो आप पिच कर रहे होते हैं वो पिच आपकी 2-3 पेजेस से ऊपर नहीं जाती है। तो एक बच्चे को जिसकी एक अच्छी फ्लुएंसी इंग्लिश में नहीं भी है ना, उसको वो स्क्रिप्ट के ऊपर अपने आप को फ्लुएंट करना होता है। तो ये इंग्लिश भी एक मिथ है कि अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती होगी, इंग्लिश अच्छी आना 15 दिन का काम है। 15 से 20 दिन में आपको कॉल सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी इंग्लिश आपको आ जाती है कि आप परफॉर्म करना स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। उसके अलावा आप स्क्रिप्टेड अगर स्क्रिप्ट वो याद भी कर लेंगे, क्योंकि पढ़ तो हर बच्चा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक्सेंट उसका खुद ही इंप्रूव हो जाता है। जब दिन में आपने 200 दफ़ा किसी गोरे से बात करनी है तो उसने खुद ही आपका एक्सेंट इंप्रूव करवा देना है। जब वो आपके वर्ड्स को नहीं समझेगा, आप जब उसे कहेंगे व्हाट टाइम आई शुड कॉल, तो वो टाइम जब तक नहीं बोलेंगे वो आपका गोरा आपको सिखा देता है कि कैसे उसको सही कह रहे हैं। एक्सेंट इंप्रूवमेंट के तो इतने टूल्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, जहाँ इतने टूल्स अवेलेबल हैं कि मैं फिर वो बोलूँगा कि इंग्लिश इस वक्त इस इंडस्ट्री में के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने इंग्लिश सीखनी है ना, तो ये 15 दिन से ज़्यादा का काम नहीं है। एग्जैक्टली। एक्सेंट इंप्रूवमेंट के साथ ये 15-20 दिन में आप एक्सेंट इंप्रूव कर लेते हैं अपना। हाँ, ना सिर्फ आप इंग्लिश सीख रहे होते हैं बल्कि कॉल सेंटर या जो भी बिजनेस जिसमें आप जॉब कर रहे हैं वो आपको पे भी कर रहा होता है। बिल्कुल सच कह रहे हैं। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि सीखने के साथ पे लेना ये एक डिफरेंट स्टोरी है ना। लर्न एंड अर्न। हाँ, लर्न एंड अर्न, एग्जैक्टली। तो इसी तरह फिर अगर लाहौर में देखें तो लाहौर में जो हार्डकोर सेल्स यहाँ से जनरेट हो रही हैं और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स कर रही हैं कंपनीज। फिर कुछ के अपने प्रोडक्ट्स हैं जो उन्होंने रिमार्केबली चाइना में और यूएस में मतलब एक रेकरेंट अमाउंट वो लेके आ रहे हैं। फैसलाबाद को देखा जाए तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि साइबर सिक्योरिटी में फैसलाबाद के जो बिजनेसेस हैं या फैसलाबाद के फ्रीलांसर्स हैं, दे आर वेरी वेल वर्स्ड। मतलब आप ये कह लें कि जो एथिकल हैकिंग में फैसलाबाद जो है वो नंबर 1 है। अच्छा। हाँ, इसी तरह अगर आप एसईओ की या डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो वो आपको जो स्टार्टअप्स मिलेंगे वो मुल्तान के मिलेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कराची में जो है वो डिजिटल मार्केटिंग, कराची में लोगो डिज़ाइनिंग, कराची में जो है वो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं जो ये काम कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट और इस तरह की चीज़ें। एक वेब डेवलपमेंट वो है जो हमारा फ्रीलांसर घर में बैठ के कर रहा है वर्डप्रेस पे या PHP पे एक टूल को यूज़ करते हुए, वो उसी स्केल को मैसिव उस पर ले गए हैं। थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं जो बैठे छोटे बिजनेसेस के लिए वर्डप्रेस की वेबसाइट्स बना रहे हैं। उन्हीं में वहीं से वो लीड जनरेट करते हैं, वहीं पे वो सेल्स क्लोज करते हैं, वही जो है वो फिर बाद में काम जो है वो बैक ऑफिस को दे देते हैं कि जी आपने क्लाइंट के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है। और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है मंथली रेवेन्यू है इनका। तो मैं समझता हूँ कि ये एक वो कानून कुदरत है कि जिस तरह हम कोशिश करते हैं इस तरह इस IT इंडस्ट्री में जो लोग इस बिज़नेस में आए हैं वो दिए से दिए को जला रहे हैं, वो और लोगों को मज़ीद इक्विप्ड कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे इस बिज़नेस में आना है। क्योंकि उसकी एक मेन रीज़न ये है कि पूरी दुनिया हमारा कैनवस है और हम अभी मेरा ख्याल है कि हम शायद 2% भी मार्केट का कैप्चर नहीं कर रहे। 2022 में हमारी जो पाकिस्तान की जो एनुअल इनकम थी इससे वो कोई $400 मिलियन थी, जो कि अमेजिंगली 2 साल के अंदर अंदर हम 1 बिलियन को क्रॉस कर चुके हैं। तो दैट मीन्स कि हम बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं और अभी मजीद बहुत जो है इसमें हमने 200 बिलियन तक जाना है। इंडिया का एनुअल इनकम जो है वो $200 बिलियन है। और मैं हैरान हूँ कि सऊदी अरब की जो ऑयल की एक्सपोर्ट है वो $400 बिलियन पे, और वो अपना एक रिसोर्स निकाल के वो बेच रहे हैं जो कि
मतलब एक अरसे बाद खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही है। जबकि इंडिया $200 बिलियन जो है वो सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट में और सर्विसेज की मद में जो है वो कमा रहा है। तो दैट मीन्स कि हम चले 200 बिलियन ना सही, लेकिन ये कि हम अभी भी मल्टी फोल्ड्स इंक्रीज कर सकते हैं इसमें, और बहुत जल्दी कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कि अगर मैंने एक बिजनेस में इसमें जंप इन करना है और मेरा ताल्लुक आईटी इंडस्ट्री से नहीं है, तो मुझे क्या फैक्टर्स देखने हैं और मैं कैसे इस बिजनेस का, इस आईटी रेवोल्यूशन का हिस्सा बन सकता हूँ? देखिए अनिल, एक ना हमारे मुल्क में बहुत ट्रेंड चल गया है फ्रीलांसिंग का। ये ट्रेंड बहुत हम आम सुनते हैं, फ्रीलांसिंग करें। मुझे ना फ्रीलांसिंग से कोई इतराज़ नहीं, मैं फ्रीलांसिंग के हक में हूँ, लेकिन फ्रीलांसिंग के भी कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। आप डे 1 पे फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। अगर आपको कोई सिखाता है या बताता है कि इस तरह काम करना है, फिर भी आप बंद कमरे में बैठ के वो काम करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको बहुत हिट एंड ट्रायल करने पड़ेंगे। इससे बहुत बेहतर होता है कि आप एक इंक्यूबेटर के अंदर आएँ, जहाँ पे आपको बहुत सारे और लोग साथ मिलें जो ऑलरेडी कुछ लर्निंग कर्व से गुजर रहे होंगे, आपसे एक स्टेप आगे, दो स्टेप आगे होंगे। आपको व्हील दोबारा इन्वेंट नहीं करना पड़ेगा। आपको आपकी लर्निंग जल्दी हो जाएगी। जो आप बंद कमरे में बैठ के करेंगे ना, वो एक इंक्यूबेटर के अंदर बैठ के आपको जल्दी लर्निंग हो जाएगी आपकी। अब हमारे पास इंक्यूबेटर का ऑल्टरनेट है कि आप जॉब करें। बिल्कुल। फ्रीलांसिंग से पहले आप जॉब करें, जॉब करके लर्न करें। एक तो स्किल लर्न करें, उस जॉब से आपको स्किल लर्निंग होगी, फिर आपको मैनेजमेंट लर्निंग होगी। जब एक बंद कमरे में बैठ के आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं ना, तो आप तो शायद हिट एंड ट्रायल करते करते आप एक तो स्किल डेवलप करके थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, लेकिन आपको मैनेजमेंट आपके अंदर नहीं आने वाली है। जब आप एक ऑफिस के एनवायरनमेंट में बैठ के काम करेंगे, और तो आपके अंदर वो स्किल डेवलपमेंट भी होगी, आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी समझ आएगी, आपको फ्लोर मैनेजमेंट समझ आएगी, आपको कंपनी की हायरार्की समझ आएगी, आपको आईटी मैनेजमेंट समझ आएगी, आपको बहुत कुछ और आप लर्न करेंगे। सबसे बड़ी बात क्लाइंट कोऑर्डिनेशन का पता चलेगा। और उसके अलावा आप देखें, बंद कमरे में आपकी एक महदूद जो लर्निंग कर्व है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब या डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है जिस पे कोई चीज़ें अवेलेबल हैं, वहाँ तक सिर्फ महदूद रहेगा ना। लेकिन जो आप बात अपने कोलीग से या ऑन फ्लोर ट्रेनिंग जो आप लेंगे, वो उसका कोई मुतबादल नहीं है। सबसे बड़ा मसला अकेले बैठे फ्रीलांसिंग करने में ये है कि अगर आपको पैसा ना आया ना, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। फ्रस्ट्रेट होकर आप ये इंडस्ट्री छोड़ देंगे, जो कि बहुत डिस्करेजिंग बात है एज ओवरऑल पूरे मुल्क के लिए। क्योंकि एक बच्चा जो बैठ के काम करने की कोशिश करता था, मतलब है वो रेवेन्यू लेकर आना, उसे रेवेन्यू लाना था, लेकिन अब वो फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि उसने काम सीखा, लेकिन वो बंद कमरे में बैठ के फ्रीलांसिंग करने की कोशिश कर रहा था, वो बहुत जल्दी डिस्करेज हो जाएगा। उससे बहुत बेहतर है कि आप जॉब शुरू करें, स्किल लर्न तो करेंगे, पैसा पहले दिन से आना स्टार्ट करेगा आपके पास, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। जॉब में आपको ग्रोथ भी नजर आना शुरू हो जाएगी। वो आपको पता है, वो आप जानते हैं कि आप आज जॉब इसलिए कर रहे हैं कि 4 साल बाद, 2 साल बाद आपको अलग से अपना सेटअप बनाना है, उससे आपको कोई नहीं रोक रहा। हमारे पास हमारी कंपनी में जब लोग एम्प्लॉय काम करने आते हैं ना, हम जानते होते हैं कि 1 साल 2 साल कितना काम करेंगे, एक दिन ये अपना काम करेंगे, और हम उनको सिखाते हैं, हम उनको एनकरेज करते हैं कि यार काम सीखो और आगे बढ़ो। लेकिन फिर हम उनको ये भी सिखाते हैं कि काम के एथिक्स क्या हैं, वर्क एथिक्स बहुत ज़रूरी होते हैं। बिल्कुल, उसके बगैर तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो जब आप एक जगह पे जॉब करेंगे, तो आप, जिसमें मैंने पहले कहा कि आप बहुत से डिफरेंट मैनेजमेंट स्किल्स भी सीखेंगे, टेक्निकल स्किल्स भी सीखेंगे, वर्क एथिक्स भी सीखेंगे। आप ये भी सीखेंगे कि गलत क्या है और सही क्या है, मैंने गलत नहीं करना, मैंने सही करना है। तो ये सब सीखने के बाद जब आप अपना काम स्टार्ट करेंगे, तो वो फ्रस्ट्रेशन जो आपको पहले दिन होनी थी, उसको आप बाईपास कर चुके होंगे, पैसा कमा चुके होंगे, पैसा आ रहा होगा आपके पास, तो फिर आप पैसा आपके अकाउंट में पड़ा होगा, सेविंग्स होंगी आपके पास, फिर आप बड़े कॉन्फिडेंटली आप अपना स्टार्टअप में कदम रख सकते हैं। पहले दिन आपके पास पैसे नहीं थे, आपको किसी ने स्किल्स थोड़ा बहुत सिखा दिया, आप फ्रीलांसिंग करने की कोशिश की, अब आप पैनिक सिचुएशन अलग क्रिएट हो चुकी है क्योंकि पैसे आपके पास आ नहीं रहे हैं। फ्रीलांस करने की कोशिश कर रहे हैं, काम आपके पास आ नहीं रहा है क्योंकि आपका प्रोफाइल अच्छा डेवलप ही नहीं हुआ। तो रिजल्ट फ्रस्ट्रेशन, चेंज ऑफ इंडस्ट्री। तो मैं सजेस्ट करूंगा उन तमाम लोगों से जो बंद कमरों में बैठ कर फ्रीलांसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उससे निकलें, या तो इंक्यूबेशन सेंटर्स के अंदर आ जाएं, किसी अच्छे इंक्यूबेशन सेंटर को चूज़ करें जहां से उनकी कुछ लर्निंग हो, या फिर वो पहले जॉब करें और कुछ साल जॉब करने के बाद फिर अपना स्टार्टअप फिर अपने बिजनेस का सोचें। बिल्कुल करें। अच्छा, अब बिजनेस का सोचते हुए भी एक हमारी एक आम ख्याल ये है कि जो लोग जैसे ई कॉमर्स में जंप करना चाहते हैं, या जो लोग कोई कॉल सेंटर शुरू करना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर हाउस शुरू करना चाहते हैं,
जब वो कोई सॉफ्टवेयर हाउस का या कॉल सेंटर का विजिट करते हैं ना, तो वो देखते हैं कि एक छोटी सी जगह के ऊपर जो है वो इतना हेड काउंट बैठा हुआ है, और एक लैपटॉप है, एक उसको कुर्सी और मेज़ चाहिए जिस पे बैठ के वो काम कर रहा है। तो उनके ख्याल में ये आता है कि ये ब्रिक एंड मोर्टार बिजनेस की तरह है, शायद इसमें उतनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होगी, ये बड़ी जल्दी शुरू कर सकते हैं या बड़े महदूद सरमाए से इसको शुरू किया जा सकता है। तो अक्सर तो मेरा ख्याल है, क्योंकि एक मशरूम ग्रोथ है इस आईटी इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोग आते हैं, शुरू करते हैं, 5-6 माह मतलब स्ट्राइव करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद बंद करके चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो वो गलती कर रहे होते हैं, क्योंकि एक तो उनके पास रेलिवेंट जो है एक्सपीरियंस नहीं होता। या तो एक तरीका आपने बताया कि पहले वो जॉब करें, पहले वो 2 साल 4 साल 5 साल जब तक के उनको एक्सपीरियंस नहीं हो जाता, स्किल सेट नहीं उनका इंप्रूव हो जाता, स्किल सेट के साथ साथ वो मैच्योर नहीं हो जाते, उनको बिजनेस की समझ नहीं आती कि बिजनेस एथिक्स क्या है, कैसे काम करना है, तब तक वो अपना काम ना स्टार्ट करें। लेकिन अगर कोई मतलब आउट ऑफ द इंडस्ट्री एक बंदा है, एक इन्वेस्टर है, और वो सोचता है कि यार मैं लेट्स से कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं एक ऑफिस लेके उसको सेटअप करके एक लैपटॉप और वो चेयर्स दे सकता हूँ बच्चों को, और 15 बंदे या 20 बंदे रख के उससे काम शुरू कर सकता हूँ, उसमें एक बिजनेस डेवलपर रखूंगा और वो काम लेके आता रहेगा और बाकी बच्चे काम करेंगे। वो उसके फेल होने की मेन रीज़न जो है आपके ख्याल में, कि वो ये नहीं कि वो उसने उस चीज़ को एंटिसिपेट ही नहीं किया होता कि इसमें मुझे कितने पैसे और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो मैं बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स को जानता हूँ जिन्होंने ये काम किया, जो आप कह रहे हैं एग्जैक्टली उन्होंने ये काम किया, ये समझ के कि बहुत आसान काम है। उन्होंने कहा क्या फ़र्क, एक ऑफिस ही तो लेना है और थोड़ा सा छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चेयर्स टेबल लैपटॉप्स लेके सिस्टम बना के काम शुरू हो जाएगा। यकीन करें 6 महीने के अंदर सब बंद हो जाते हैं। उसकी बड़ी वजह ये होती है कि उनको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि ह्यूमन रिसोर्स का कितने बड़े इश्यूज़ हैं। उनको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि मार्केट में टेक्निकल टेक्निकल मुराद ये होती है कि प्रोडक्ट नॉलेज, जो प्रोजेक्ट्स वो कर रहे हैं उसके प्रोजेक्ट नॉलेज का कितना रिसोर्स, कितना शॉर्टेज है। उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि ट्रेनिंग्स, जो HR ट्रेनिंग्स होती हैं कितनी इंपॉर्टेंट हैं। उनको सब बातें तो पता ही नहीं होती हैं। वो पैसा होता है, इन्वेस्टर होते हैं, वो काम शुरू कर देते हैं। और जिन लोगों की बेस पे वो काम शुरू करते हैं कि ये बंदा मुझे काम चला के देगा, तो ऐसा होता नहीं है। कोई किसी को कमा के नहीं देता है। आपने अगर बिजनेस करना है तो आपको बिजनेस आना भी चाहिए, करना आना भी चाहिए। आप अगर आप सोचते हैं मैं पैसा लगा दूंगा और मैं एज अ स्लीपिंग पार्टनर बाहर बैठा रहूंगा और महीने के एंड में मेरे पास पैसे आएंगे, तो ये इस इंडस्ट्री में होने वाला नहीं है। नहीं, वो आप बिल्कुल बात ही सही कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये वाला जो फैक्टर है ये तमाम बिजनेसेस के लिए, कोई भी बिजनेस जब तक सर पे ना बैठे नहीं चल सकता। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो ह्यूमन रिसोर्स के इश्यूज और उनकी हैंडलिंग, ये तो खैर विद द पैसेज ऑफ टाइम ही आते हैं, या आप ये कह लें कि जिस तरह दूसरी इंडस्ट्री में लेट्स से एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसने आज तक लेबर हैंडल की है, वो अभी तक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में नहीं आया, उसको नहीं पता कि पढ़े लिखे बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है, या उसे किस तरह बात करनी है, या किस तरह मतलब उसको रिटेन करना है, तो वो डेफिनेटली वो एक कन्वेंशनल तरीके से काम को चलाने की कोशिश करता है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो रिसोर्स रिटेन ही नहीं कर पाता। पहली तो बात है कि हायर ही नहीं होते, और उसके बाद वो रिटेन नहीं कर पाता, तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होती, एंड अप लॉकिंग अप हिज ऑफिस। बिल्कुल सच कह रहे हैं। अच्छा, नहीं, कुछ बिजनेस अदील ऐसे हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी होती है, क्योंकि अब इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री लगाने के लिए हर बंदे पास इंडस्ट्री लगाने का पैसा नहीं है। जो एम्प्लॉय वो जानता है कि मैं ये इंडस्ट्री नहीं लगा सकता, तो आप इंडस्ट्री लगा के काम कर सकते हैं। मैनेजमेंट स्टाफ रख के आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज जानते हैं कि हम ये इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। ये कॉल सेंटर इंडस्ट्री का प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। सॉफ्टवेयर में भी आपने इन्वेस्टमेंट करके सेटअप बना लिया, आपका एम्प्लॉय जानता है तो ये तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। उसको जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो आपके लिए क्यों काम करेगा? वो अपना सेटअप बनाएगा। 2 कंप्यूटर 5-10 कंप्यूटर लेकर एक कमरा ही चाहिए ना उसको काम करने के लिए। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो अच्छा ऑफिस था, ये थोड़ा कम अच्छा ऑफिस होगा, ये फर्क होगा ना दोनों ऑफिस के दरमियान में। तो इसलिए इस काम में स्पेशली, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स को बहुत बड़ी नहीं होती, बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो आप एज अ स्लीपिंग पार्टनर पैसा लगा के इन्वेस्टर काम नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। तो खैर ये चैलेंजेस हम नेक्स्ट एपिसोड में इसको डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने एक्सप्लोर किया कि इस इंडस्ट्री में कितना जो है वो स्कोप है, और क्या इसके चैलेंजेस हैं, या गवर्नमेंट लेवल पे इसमें अभी हमें क्या सपोर्ट्स मिल सकती हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे एज ए नोवाइस हम इसको स्टार्ट करें, और ऑफिस सिलेक्शन से लेके टीम हायरिंग, और फिर जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो गवर्नमेंट की फंडिंग्स अवेलेबल हैं या इंटरनेशनल फंडिंग्स हैं, उनको कैसे लाया जा सकता है, और एक छोटे SMEs जो ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं, जो स्ट्राइव कर रहे हैं, ये जिन्होंने काम शुरू कर दिया है समहाउ,
वो अगर इस टाइम स्ट्रगलिंग है या प्रॉब्लम में है, तो उसको उस प्रॉब्लम से कैसे वो निकल सकते हैं, बिल्कुल वो सही, कैसे बिल्कुल ठीक है। अपनी एक्सपेंशन, और जो एक्सपेंड नहीं कर पा रहे वो कैसे एक्सपेंशन में उसको ला सकते हैं। ऐसी कौन से फैक्टर्स हैं जो मतलब हम उनको गाइड कर सकते हैं, आप बीइंग योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइक 15 इयर्स इन दिस इंडस्ट्री, कि ऐसे क्या वो स्टेप्स जो स्पून फीड करें उनको कि वो इसको अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो डेफिनेटली दे विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। और अनिल, आपने मुझे ना नेक्स्ट एपिसोड में एक रिमाइंडर देना है कि अभी हमने बात की थी आपने यहाँ पे कि मशरूम ग्रोथ हो रही है। हाँ मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अनएथिकल मशरूम ग्रोथ हो रही है। हाँ ये आपने मुझे इस पर ज़रूर बात करनी है, ये बिल्कुल। आपने मुझे नेक्स्ट एपिसोड में मुझे याद करवाइएगा। हाँ, ये देखें, बिजनेस एथिक्स एक ऐसी चीज़ है जो शायद उसका हमारा एज ए नेशन अनफॉर्चुनेटली फुकदान है। हम ना ही अच्छे कन्वेंशनल बिजनेसमैन हैं, उसी तरह वही चीज़ें, वही फैक्टर्स हम आईटी में भी काउंट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह स्टे ट्यून विद अस, और नेक्स्ट एपिसोड में हम इसको डिस्कस बिल्कुल, करते हैं। चलें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।